हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर लोग चालू करने वाले हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट्स और इस पूरे चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे 30 to 35 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर में, हमारे फिजिक्स का जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले हमको अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज पढ़ना होता है। उसके बाद हमको अल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें 3 तरीके के एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पढ़ते हैं हम लोग क्या कि प्योर रेजिस्टेंस होना चाहिए, कि केवल और केवल रेजिस्टेंस हो सर्किट में। एक सर्किट की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, प्योर कैपेसिटेंस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस हो, उसको प्योर कैपेसिटेंस सर्किट बोलते हैं। तीसरा होता है प्योर इंडक्टेंस, जिसमें क्या होता है केवल और केवल इंडक्टेंस होता है। तो 3 तरीके के मेजर हमारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। अब इन एलिमेंट्स के इस्तेमाल से हम लोग कई सारे सर्किट्स बनाते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले उसमें हमको एक चीज़ जो पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद में जो अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, बस रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्म है। तो वो क्या है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं, ये एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कितने टाइप के सर्किट बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा आरसी सर्किट बनता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एलआर सर्किट बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एलआर सर्किट के बाद हम लोग जो तीसरा सर्किट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। तो यहाँ पर हम लोग ये सर्किट पढ़ेंगे। एक और सर्किट हमारा पढ़ना होगा, हमको पढ़ना होगा एलसी सर्किट, ठीक है। तो ये 4 सर्किट पढ़ते हुए मेन, उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना रहेगा हमको पढ़ना पड़ेगा इन सभी सर्किट में पावर कितना लग रहा है, पावर कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो पावर कंजम्पशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा पावर कंजम्पशन होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन के पहले हमको 2 टॉपिक और पढ़ने होंगे, डेट इज एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। जनरेटर किस तरीके से काम करता है और ट्रांसफार्मर में भी क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सा रेशियो होता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर का नाम रखा है। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। और कैसे, पीरियोडिकली। कैसे चेंज करता है, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब क्या, जैसे कि अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इसको हमको समझना है तो यहाँ पे ये क्या होता है, साइन जो होता है ये अपना एक π/2 के बाद अपने डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये प्लस मान लो तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर इसको हम पूरा एक और बनाते हैं तो ये इसका क्या होता है, टाइम, ये इसका पीरियड होता है 2π का। 2π के पीरियड के बाद ये अगले 2π में फिर से रिपीट करता है, अगले 2π में ये फिर से रिपीट करता है। तो ये 2π इंटरवल में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। अपने आप को रिपीट कर रहा है मतलब क्या, कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या करंट होता है, कैसा करंट होता है जो अपने डायरेक्शन भी चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है पीरियोडिकली विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अपना दोनों चीज़ चेंज कर रहा है, क्या, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। और जरूरी नहीं होता, कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में 2 इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। जरूरी नहीं तो यही दोनों फंक्शन हो। कोई फंक्शन अगर इस तरीके से भी है जो प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन, ना ये साइन है ना कॉस है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा, कई बार कुछ बच्चे ये मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि साइन और कॉस ही होता है वही अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमको समझ में आ गया। अल्टरनेटिंग करंट से एक बहुत जरूरी बात जो होती है कि 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट हर एक कंट्री की अपनी सेट होती है। हमारे यहाँ की सेट है 50 हर्ट्ज की करेंसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे यहाँ सब जगह पूरा करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर करंट के टाइप्स की। करंट के टाइप्स बेसिकली जो हमको करंट पढ़ने होते हैं 2 टाइप्स करंट पढ़ने पड़ते हैं। एक पढ़ना होता है एवरेज करंट और एक पढ़ना होता है हमको RMS करंट। RMS करंट मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के 2 टाइप्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस, ठीक है। तो इसमें टाइप्स आते हैं, 2 टाइप्स के होंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट, ठीक है, जिसको आई एवरेज करके आप लोग दिखाते हैं, ठीक है। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सारे सिर्फ इस पूरे सीरीज में सिर्फ फॉर्मूले और टिप्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो आई एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं तो किसी भी एवरेज का को लेने के लिए वो कुछ ऐसा किया था, 0 से लेकर t/2, 0 से लेकर t/2 जो आपका आई है आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 से लेकर t/2, ये आपका होता है एवरेज फॉर्मूला, ठीक है ना। किसी
इसको बिल्कुल भी कभी भी कंप्लीट साइकिल नहीं लिया जाता। तो एवरेज जो होता है ये सिर्फ होता है किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए। क्योंकि अगर कंप्लीट साइकिल के लिए लेते हैं हम लोग, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, एवरेज करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए कभी नहीं लेते, हमेशा जो लेते हैं वो हाफ साइकिल के लिए लेते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 0t/2 आई डी टी इंटीग्रेट 0t/2 dt, ये आपकी जो वैल्यू होती है ये निकल के आती है आई एवरेज बराबर 2/π I0। इसकी वैल्यू होती है 2/π I0। इसी तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं एवरेज करंट होता है, उसी तरीके से एवरेज वोल्टेज भी होता है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा एवरेज वोल्टेज भी होता है, ठीक है ना। एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी अगर फॉर्मूले से अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड किसी के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अदरवाइज जो हमको रटना है, जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट आने वाला है, वो आई एवरेज इक्वल टू 2/π0 I0 होता है। वेयर I0 क्या होता है, I0 क्या होता है, हमारा पीक करंट होता है। I0 होता है पीक करंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज को V एवरेज को निकालते हैं तो बच्चा V एवरेज बराबर होता है 2/π V0। ये होता है एवरेज करंट। यहाँ पे V0 क्या होता है, V0 अगेन हियर इज द पीक वोल्टेज। व्हाट इज V0, इट इज द पीक वोल्टेज। तो ये हो गया। इसी तरीके से हमने एक दूसरी चीज़ भी बताई कि इसमें दो टाइप होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारे क्या, RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट, RMS करंट, इसको बोलते हैं IRMS, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू जो होती है वो हमें डायरेक्ट याद कर लेनी है। IRMS क्या होता है, I0/√2, वेयर I0 इज द पीक करंट, ठीक है। ऐसे ही हमारा ERMS वोल्टेज भी होता है, वोल्टेज RMS भी होता है, वोल्टेज RMS या RMS वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। तो VRMS करके आता है, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू V0/√2। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जो NCERT के शुरुआत के क्वेश्चन है वो इसी पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा बेसिक नॉलेज हो गया। अब हमें सर्किट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। AC सर्किट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। AC सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं जो हम लोगों ने ये बताया भी था आपका, प्योर R, प्योर C और प्योर L। तो सबसे पहले हम लोग प्योर R को पढ़ते हैं। तो प्योर R नंबर 1 होगा प्योर आर। प्योर आर में क्या होता है, इसका सर्किट समझते हैं। इसके सर्किट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एक केवल और केवल एक रेजिस्टेंस होगा और ये आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा, ठीक। इससे रिलेटेड हमको दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई में बच्चा E इज इक्वल टू E0, यहाँ पर E क्या है, आपका वोल्टेज है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और E0 क्या आपका पीक वोल्टेज है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, मतलब आपके जो प्योर आर सर्किट में जो वोल्टेज की डायरेक्शन होती है वही करंट डायरेक्शन होती है। यहाँ पर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम क्या होता है, जिसमें विद दी फेज मतलब क्या होता है कि फेज को, व्हाट इज फेज, फेज इज द डेफिनेशन। बेसिकली फेज को मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, दैट इज फेज, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये फेज हो गया, ये आपका अगर यहाँ वोल्टेज है तो यहीं पर इसी के अलॉन्ग में करंट होगा, यानी कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर I इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आया है तो I इज इक्वल टू आपका आ जाता है E0/R साइन ओमेगा टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ओमेगा इसके इसमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, तो दोनों एक ही दूसरे के साथ में है। तो इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। किसके केस में, प्योर आर के केस में। प्योर आर के केस में दोनों जो होते हैं वो किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं प्योर आर की बजाय, अगर हम लोग अगर बात करते हैं प्योर सी के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, प्योर सी के बारे में। तो प्योर सी में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हटकर यहाँ पर कैपेसिटेंस हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज तो फिर से वही रहेगा, E इक्वल टू E0, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई लोग फिर से देंगे तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होगा। लेकिन जो I होगा वो I जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर I जो होता है वो चेंज हो जाता है। I यहाँ पर जो होता है वो हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं, E0 बाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो, देखो पिछली बार E0/R था, रेजिस्टेंस चूंकि R था, ठीक है। इस बार रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं XC। क्या लिखते हैं, XC। XC होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस। व्हाट इज XC, XC इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू समझते हैं। XC बराबर बच्चा याद कर लेना 1/ω/C होता है। ओमेगा क्या होता है, 1/2πf इंटू सी, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद करें तो यहाँ पे XC इक्वल टू E0 और साइन बच्चा जो चेंज होता है वो होता है ω/t प्लस π/2, ω/t प्लस π/2। ये आपका आता है I का मतलब क्या हो गया, अब आप देख रहे हो ये इससे क्या हो गया, लीड करके मतलब क्या कि करंट की वैल्यू जो होगी वो आपकी वोल्टेज से π/2 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगला जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर क्या होता है, I लीड वोल्टेज बाय π/2, बाय π/2। तो यहाँ पे करंट जो होता है वो लीड करता है किससे, वोल्टेज से, कितने से, π/2 से। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग बात करते हैं
प्योर आर के बाद, प्योर सी के बाद हम लोग बात करते हैं प्योर एल की। अगर प्योर एल सर्किट लेते हैं, केवल और केवल इंडक्टर होता है, तो केवल और केवल इंडक्टर के केस में क्या होगा, ये आपका इंडक्टर आ गया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिराइव करके ही आई हुई है, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट समरी ले रहे हैं, तो आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का वैल्यू बेटा इस बार चेंज हो जाता है। इस बार जो रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा होता है इंडक्टर, उसको बोलते हैं एक्सएल से, उसको दिखाते हैं किससे, एक्सएल से। एक्सएल इज द, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्या, इंडक्टर, इंडक्टर क्या रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाता है आई का, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा माइनस पाई बाई टू आता है। तो अगर माइनस पाई बाई टू होगा तो वोल्टेज से करंट जो होगा वो क्या होगा, कम है, पाई बाई टू कम है, तो यानी कि करंट जो होगा वो नीचे आएगा। करंट नीचे आएगा तो ये इसको क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, सबसे पहले तो मैं एक्सेल की, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि, देखिए एक चीज़ पहले याद रखते हैं कि एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, एक्सेल बराबर बेटा होता है ओमेगा एल, और जो करंट है वो हमने क्या देखा, लैग कर रहा है, तो यानी कि आई लैग वोल्टेज बाय पाई बाई टू। आई जो है मतलब करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से कितना, पाई बाई टू। ये होते तीनों आपके इंडिविजुअल सर्किट्स, ठीक। तीनों इंडिविजुअल सर्किट के बाद हमने दो बातें हमें और पढ़नी है, वो पढ़नी है क्या, एक तो हमको पढ़ना बेटा रिएक्टेंस, एक पढ़ना होगा कैपेसिटेंस। तो रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दो, अरे इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। अब इसको भी समझते हैं क्या होता है। देखो बेटा रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ इंडिविजुअल सर्किट। मतलब क्या होता है रिएक्टेंस, अगर रिएक्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज रिएक्टेंस, अगर हम रिएक्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल, या फिर कह सकते हैं सर्किट एलिमेंट, बाय सर्किट एलिमेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं सर्किट एलिमेंट्स बेटा, एक हो सकता है आर, एक हो सकता है एल, और एक हो सकता है आपका सी। ये तीनों, यानी कि आपका क्या हो गया, जो एक्सएल हो गया वो आपका हो गया ओमेगा एल, ठीक है, एक्सी हो गया वो हो गया ओमेगा सी, और अगर आर का रेजिस्टेंस अगर हम लोग बात करेंगे तो आर का तो आर ही होता है। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंस। लेकिन जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस अगर दो या दो से ज़्यादा, इम्पीडेंस क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अगर सर्किट एलिमेंट मिलकर रेजिस्टेंस ऑफर करें, मतलब क्या इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू और मोर बाय, ऑफर्ड बाय टू और मोर सर्किट एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अगर ये इम्पीडेंस होता है तो बच्चा क्या होता है, इम्पीडेंस को अगर हम बोलते हैं, इम्पीडेंस को लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसके लिए एक इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है। इससे क्या होता है, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है। इस इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बच्चा देखा था कि ऊपर क्या होता था, ऊपर हमारा मतलब जगह हम लोग देखा था तो ऊपर हमारा क्या होता था, एक्स सी होता था, ठीक, सी ऊपर होता था और नीचे एक्स एल होता था। तो यहाँ पर आ जाता क्या बेटा, एक्स सी माइनस एक्स एल, और यहाँ पे बेटा आ जाता आर, और ये होता है जेड। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये हो गया आपका फाई, तो ये एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई फाई, ये हो जाएगा आपका जेड। तो यहाँ पर आपका जो जेड का वैल्यू आता है वो क्या आता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से अगर हम लोग फायदागोरस थ्योरम लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यह होता है आपका इम्पीडेंस, और ये आपका फाई होता है, ठीक। तो ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर यहाँ से आप चाहेंगे तो tan फाइव निकाल लेंगे, tan फाइव बराबर जो होगा वो एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर हो जाता है। तो ये इम्पीडेंस होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो अगर दो या दो ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इससे कितने सर्किट्स बन सकते हैं, हम लोग ये सब बेसिक बात समझ लिए। इसके बाद हम लोग सर्किट्स के बारे में बात करेंगे कि एसी सर्किट, एसी में कितने टाइप के सर्किट्स होते हैं, ठीक ना। तो सर्किट्स में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो पहला सर्किट जो आता है वो आपका लेट अस सपोज एलआर सर्किट आता है। क्या आता है, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट बच्चा क्या होता है, एलआर सर्किट को हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल होगा, ये देखिए ये एक एल है, इसके साथ ये आपका आर है, ठीक है, और ये अपना हो गया अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई। ये क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। अब देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट की जैसे ही हम लोग अपने लोग सप्लाई करने वाले हैं तो इस सप्लाई से क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमको मालूम है सीरीज है तो करंट तो सेम होगा। तो यहाँ पर बच्चा ये देखिए करंट की डायरेक्शन जो है आई वो तो सेम फेज में होगी, लेकिन हमको क्या मालूम है कि ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज में लैग कर रहा होता है, वोल्टेज में आई जो होता है वो क्या होता है, आई जो होता है ये आई है, लैग कर रहा हो किससे, वोल्टेज से, कितना, पाई बाई टू। और यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आर के केस में क्या होता है बच्चा, आर केस में जो वोल्टेज होता है वही आपका, जो वोल्टेज होता है वही आपका करंट भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने भेजा है, हम लोगों ने भेजा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहली चीज़ अपने लोगों ने भेजी है। दूसरी चीज़ अपने लोगों ने क्या भेजी, करंट अपने लोगों को निकालना ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, क्योंकि हमने क्या बताया तभी आपको इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, जब दो सर्किट एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं दैट इज इम्पीडेंस, ठीक है। तो ई नॉट बाई जेड एंड इट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक।
यहाँ पर हम लोग अगर देखने की कोशिश करेंगे तो z की वैल्यू क्या होती है, नंबर 3, z की वैल्यू अभी हम लोगों ने पूरा ओवरऑल देखा था, क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ एक्सी तो है ही नहीं, तो z की वैल्यू बेटा इसके लिए क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, ये दो चीज़ हो जाएगी। देखिए अब यहाँ जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है वोल्टेज की। ठीक है, जो वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज बेटा जो होगा वो होगा अंडर रूट V1 का, जैसे कि लेट अस सपोज ये जो भी है VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक वोल्टेज आपका इस डायरेक्शन में और एक वोल्टेज आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि ये रेजिस्टेंस वाला है और ये कौन सा वाला, इंडक्टर वाला। तो रिजल्टेंट आपका VL इधर है बच्चा और VR इधर है, तो इसका रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस VL माइनस VR होगा। ठीक, इसी तरीके से ये सेम फेज में भी नहीं होंगे, तो फेज को भी हम लोग ओमेगा टी प्लस 5 लिख देने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बेसिक है जो हमको याद नहीं चाहिए फॉर्मूला वाइज। ठीक, अगर उन्होंने LR सर्किट को समझ लिया, LR सर्किट के बाद हमको जो समझना होगा वो समझना होगा LC सर्किट। क्या समझना होगा, LC सर्किट। नंबर 2 हम लोग बच्चा बात करते हैं, दैट इज LC सर्किट। अब LC सर्किट बच्चा क्या हो जाएगा, LC सर्किट के पहले हम लोग एक और सर्किट है RC सर्किट, उसको समझ लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। RC सर्किट, RC सर्किट में क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। RC सर्किट के केस में आपका यहाँ पर, चलिए पूरा मिटा देते फिर यहाँ से शुरू देखते हैं। RC सर्किट की बात करते हैं तो ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई लग गई अपनी। ठीक है, यहाँ से हमने करंट की सप्लाई करी। आपको मालूम है कि करंट तो चूंकि सीरीज है तो करंट सेम रहेगा, लेकिन हमको ये भी मालूम है जो आपका ये देखिए करंट है वो सेम है, हम लोगों ने लेट अस सपोज करंट इधर मान लिया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में करंट है, लेकिन हमको क्या मालूम है जो कैपेसिटेंस होता है उसमें करंट जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो उससे लीड कर रहा होता है, उससे लीड कर रहा होता है, तो वोल्टेज नीचे हो जाएगा, वोल्टेज नीचे हो जाएगा और करंट आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम हो, क्योंकि ये आर ये सी है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज जो होगा वही आपका करंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने इनपुट क्या दिया, इनपुट दिया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं करंट की। करंट क्या होगा, E0 बाई जेड, क्योंकि दो लोग हैं तो इसलिए वहाँ पर इम्पीडेंस आएगा, तो E0 बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस, इस बार चेंज हो जाएगा तो ओमेगा टी प्लस 5। तो Z की क्या वैल्यू होगी, अब देखिए Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, अंडर रूट R स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी होता है, तो एक्सएल L तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल की जगह केवल आएगा एक्सी का स्क्वायर। ठीक, इसका नंबर 4 की बात करेंगे, हम लोग कहेंगे नेट वोल्टेज क्या होगा, वी नेट क्या होगा, तो वी नेट को अगर देखेंगे तो बच्चा, तो एक तो बेटा रेजिस्टेंस वाला V इधर है, कैपेसिटेंस वाला V इधर है, तो रिजल्टेंट V जो होगा वो आपका कैसे निकल के आएगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो ये आपका हो गया नेट वोल्टेज। ठीक है ना, ये भी हमको क्लियर हो गया नेट वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी किसमें, RC सर्किट में। RC सर्किट के बाद जो तीसरा सर्किट आपको जो देखना होगा 2 में, दो के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा सर्किट जो बनेगा वो बनेगा आपका LC सर्किट। क्या बनेगा, LC सर्किट। LC सर्किट में क्या होगा, LC सर्किट थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपने एक L लगा दिया, यानी कि इंडक्टर लगा दिया, इसके साथ आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, और ये देखिए ये आपका अल्टरनेटिंग करंट लग गया, आपका ये अल्टरनेटिंग करंट लग गया। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, यहाँ से करंट की सप्लाई करेगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर करंट तो चूंकि सीरीज है तो करंट तो सेम रहेगा। अब वोल्टेज इसमें क्या होता था, इसमें याद करो वोल्टेज से ये करंट जो होता था वो क्या करता था, इंडक्टर केस में लैग करता था, यानी कि ये क्या होगा, ये पहले होगा वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट होता था वो वोल्टेज से यहाँ लैग करेगा तो ऊपर जाएगा, सॉरी ये इससे कम होगा वोल्टेज, और यहाँ पर क्या करता है, लीड करता। तो करंट ये है, करंट V से क्या होगा, लीड करेगा, किसमें, C में, C के केस में लीड करेगा और L के केस में लैग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने लोगों ने इनपुट क्या भेजा, अपने लोगों ने इनपुट भेजा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद करंट यहाँ पे क्या आने वाला, करंट आ जाएगा I इक्वल टू E0 बाई जेड, यहाँ पर Z आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। Z क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर R नहीं आता, वैसे तो R आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, Z आएगा इम्पीडेंस, और चूंकि यहाँ पे कुछ और चेंज आ गया होगा फिर डिफरेंस में तो 5 लिया, तो Z की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या होगी, Z की वैल्यू यहाँ पर जो होगी, R तो है नहीं, तो हमको अब क्या मालूम है कि केवल XL माइनस XC है, केवल क्या है, XL माइनस XC, ये आपका Z है। ठीक है, ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथी बात अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आप देख रहे हैं एक का पोटेंशियल ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि VL ऊपर जा रहा है और VC नीचे जा रहा है, तो V नेट जो होगा वो होगा VL माइनस VC। बस ये बातें हमको केवल ध्यान रखनी होती हैं, ये आपका टोटल सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। अब जो इससे इनकी वजह से अब जो तीसरा जो सर्किट है वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा था, वो सर्किट क्या होता है, वो आता है आपका LCR सर्किट। वो आपका क्या होता है, वो आता है आपका LCR,
वो क्या होता है LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में क्या होगा, L भी होगा, C भी होगा और R भी होगा, L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा, ठीक है। तो LCR सर्किट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया, ये देखिए ये आपका हो गया R, इसके बाद ये आपका हो गया C और ये हो गया L, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दे दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर E जो होगा वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं करंट की, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए कुछ बातें, यहाँ पर करंट जो होगा, देखिए करंट की आपने ये मान लिया करंट, क्योंकि ये सीरीज़ है तो करंट तो सेम होगा, ये करंट का फेज जो होगा तीनों में सेम फेज जाएगा। लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस में जो फेज होता है वो वोल्टेज और करंट का सेम होता है। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या करता है, वो लीड करता है, करंट क्या होता है, लीड करता है। तो यहाँ वोल्टेज अगर ऐसे बना दे तो वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है π/2, लेकिन इंडक्टर के केस में क्या करता है, लैग करता है। तो ये हो गया आपका VC, ये हो जाएगा आपका VR, ठीक है। अरे VR नहीं VL, ये हो गया VR, ठीक। ये तीनों अपने अलग अलग हो गए, ठीक। तो I इज इक्वल टू बेटा होता है E0/Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ Z क्या होता है ये हमें देखना होगा, Z का फॉर्मूला इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस। ये बेटा इम्पीडेंस यहाँ से भी पूछ लिया था कई बार क्वेश्चन, तो यहाँ आ जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस, ये मैंने आपको इम्पीडेंस में बताया, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चौथी बात इसमें क्या होगी, V नेट कितना होगा, वोल्टेज कितना नेट में होगा। नेट वोल्टेज बेटा देखेंगे तो एक तो हमारा R इधर जा रहा है, ठीक है, C इधर जा रहा है, L इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम घटा भी देंगे तो ये क्या आ जाएगा, VL माइनस VC, और ये हो जाएगा VR। इसका रिजल्टेंट अगर नेट निकालेंगे तो डेट इज द रिजल्टेंट V नेट, ठीक। तो V नेट का वैल्यू अपने आप क्या आ जाने वाला है, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा √VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, प्लस VR का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपसे ये फाई जो एंगल होता है, ये फाई कई बार पूछ लेता है, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में भी फाई पूछ सकता है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी अपने लोगों को फाई पता है। ये क्या होता था आपको, XL माइनस XC इम्पीडेंस ट्रायंगल को अभी उन्होंने जो पीछे बता रखा है आपको, ये आपका हो गया XL माइनस XC, ये हो गया R, ये हो गया Z। तो यहाँ से भी आपका tan फाई निकल आता है, तो वो क्या होता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अब इसमें जो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेजोनेंस कंडीशन। LCR में जो रेजोनेंस कंडीशन होती है वहाँ तो क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो LCR में जो रेजोनेंस कंडीशन होती है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे, इसकी रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन बच्चा क्या होता है, रेजोनेंस में होता है XL बराबर होता है XC के। XL बराबर अगर XC हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा L, ये हो जाएगा 1/ωc, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 1/√LC। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा बता दोगे, और केवल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो f की वैल्यू 1/2π√LC, ये आपकी तुरंत ये आ जाएगी। ये होती है यहाँ पर f क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस, इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर कोई चीज़ रेजोनेंस में तो उसकी फ्रीक्वेंसी बात होती है 1/2π√LC, इसको बोलते हैं बच्चा f। अब देखो f भी हमारे पास मिल गया, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं पूछते। अगर ये रेजोनेंस में है तो बेटा अगर रेजोनेंस में क्या z बराबर क्या होगा, z XL बराबर अगर XC हो गया, देखो XL बराबर XC हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो z बराबर बेटा हो जाता है R। z बराबर क्या हो जाता है R। अगर z बराबर R हो गया तो देखो tan फाई में XL बराबर XC हो गया तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि XL बराबर XC हो गया तो फाई बराबर बेटा यहाँ से क्या आ जाता है 0 डिग्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मिनिमम हो जाता है। कई बार पूछा जाता है रेजिस्टेंस कब मिनिमम होता है, तो एट रेजोनेंस कंडीशन में मिनिमम होता है, tan फाई बराबर 0 हो जाता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपका बहुत ही जरूरी चीज़ पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे कि आपका पावर क्या होता है। पावर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पावर का हम लोग को जो बेसिक पता है कि पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, V और I का, ठीक है। प्रोडक्ट P इक्वल टू V इंटू आई लिख सकते हैं। तो बस उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पावर का यहाँ पे केस होता है, तो सबसे पहले पावर का जनरल फार्मूला जो होता है P एवरेज, वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पर बच्चा कॉस फाई जो होता है, यहाँ पे फाई वही है जो इम्पीडेंस ट्रायंगल में फाई होता है। फाई क्या है, यही वाला फाई, ठीक, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है X। ये क्या होता है बेटा, XL माइनस XC। इम्पीडेंस ट्रायंगल को तो आपको जरूर याद रखना है, ये R होता है, ये होता है Z, ठीक है। तो कॉस फाई को हम लोग बेटा बोलते हैं पावर फैक्टर। व्हाट इज दिस, इट इज पावर फैक्टर,
ठीक है। अगर हम लोग इंडिविजुअल सर्किट्स के 3 सर्किट्स के बारे में और रेजोनेंस कंडीशन सबके बारे में बात करते हैं, अगर प्योर आर के बारे में बात करेंगे तो प्योर आर में बेटा कॉस फाई की वैल्यू एक्सएल और एक्सी बिल्कुल भी नहीं, तो कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर कॉस फाई मतलब फाई बराबर बेटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री, तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो पी एवरेज जो बेटा यहाँ से निकल के आता वो आता वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक, प्योर आर के लिए। प्योर एल और प्योर सी के लिए बात करते हैं, किसके लिए, प्योर एल और प्योर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्योर एल और प्योर सी के लिए बेटा क्या होगा, अगर प्योर एल अगर केस होगा तो दोनों ही केस में क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा 90 के, फाई बराबर हो जाएगा किसके, ये फाई जो होगा वो हो जाएगा π/2 के, क्योंकि वहाँ पर आर होगा नहीं, केवल एक्सएल होगा, यानी कि उसका एंगल हो जाएगा π/2। अगर π/2 होगा तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। cos फाई अगर 0 हो गया यानी कि एवरेज पावर 0 हो गई, एवरेज पावर 0 हो गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था वाटरलेस करंट क्या होता है, तो वाटरलेस करंट वो करंट होता है जिस करंट पर जो एवरेज पावर होती है वो 0 होती है। जहाँ पर ये एक ऐसा करंट होता है जिस पे अगर हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं करंट की, तो एवरेज पावर जो होती है वो 0 होती है। तो इसी को यहाँ से केस आता है वाटरलेस करंट का, वाटरलेस करंट, ठीक है ना। तो इसको सप्लाई करते वक्त जब किसी भी करंट को सप्लाई करते हो तो एवरेज पावर 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं वाटरलेस करंट। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं एल हो गया, सी का हो गया। अगर हम बात करते हैं एलसीआर सर्किट में, तो एलसीआर सर्किट में बेटा वैसे तो पावर का फॉर्मूला भाई कॉस फाई, जो फाई की आप वैल्यू निकाल लोगे वो आएगा, लेकिन एलसीआर में निकालते हैं एट रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस। अगर जनरल अगर पावर का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। अगर 2 केस हो गए, एक तो रेजोनेंस वाले केस में, चल दोनों केस ले लेते हैं, रेजोनेंस हो गया और जनरल केस हो गया। बेटा जनरल केस में क्या होगा, पी एवरेज का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, और कॉस फाई की जो भी वैल्यू आप निकाल लो, ठीक। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में हमको क्या मालूम है कि कॉस फाई जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्सएल बराबर बेटा एक्सी के हो जाता है, तो ये हो गया 0, तो जेड बराबर किसके हो जाता है, आर के और 10, ठीक है। एवरेज पावर के केस में ये देखो बेटा, एवरेज पावर के केस में क्या होता है, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है, और यहाँ आर बराबर जेड के होता है, तो आर बराबर जेड होता है, और कॉस फाई की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 होती है। तो पी एवरेज का फॉर्मूला जो होता है रेजोनेंस की कंडीशन में आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्योंकि फाई बराबर 0 हो जाता है तो कॉस फाई बराबर 1 हो जाता है। तो ये सब आपका होता है किसका, पावर के। पावर में इतनी सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं जनरेटर की, किसकी बात करते हैं, जनरेटर की, एसी जनरेटर। देखिए एसी जनरेटर में क्या होता है, एक तरफ बेटा नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ बच्चा साउथ पोल होता है। यहाँ पर एक आर्मेचर हम लोग लगाते हैं जिसको हम लोग रोटेट करा रहे होते हैं। ये रहा आपका आर्मेचर, आर्मेचर से एक कॉइल जुड़ी होती है, ये आपका पहले स्प्रिंग से जुड़ा होता है आपका, उसके बाद कार्बन ब्रश लगे होते हैं, और ये आखिरी में जाकर आपका लोड से जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो होता है ये हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करा रहे होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करा रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम समझने को ये, तो आर्मेचर जो आपका एसी जनरेटर वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये एक डिवाइस है, सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग पॉइंट इसमें नोट करेंगे तो ये एक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखो इसमें काम कैसे होता है, जब इन उसको रोटेट करते हैं बेटा, इसको हाथ से आपने देखो जनरेटर रोटेट करते हो, इसको जब रोटेट कर रहे हो तो इसका मैग्नेट, चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लगी और हम उसको रोटेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें नंबर ऑफ लाइन जितनी एंटर कर रहे हैं इसमें, इसको चेंज कर रहे हैं। इसमें चेंज करेंगे मतलब कि उसका फ्लक्स चेंज कर रहा है, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे साहब ने लॉ बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल लग रहा है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो प्रिंसिपल हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई पे काम करता है, ठीक है। ईएमआई पे अगर काम करता है तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे वोल्टेज कौन सा, यहाँ पे करंट कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे करंट जो बेटा प्रोड्यूस होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस होता है वो करंट होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ई का फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आई का फॉर्मूला जो होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एक ही फेज में होंगे। तो ये आपका कुछ जनरेटर से रिलेटेड पॉइंट है जिसको आपको समझ सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना होगा लास्ट टॉपिक है, डेट इज ट्रांसफॉर्मर्स। क्या पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं और किस तरीके के डिवाइस है और किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो इसका नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है,
ये भी एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, आपकी लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है बेटा हाई वोल्टेज में। अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, या फिर लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है, और बेटा या तो हाई करंट को आपके लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस जिसका काम ये है, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि एक तरीके ट्रांसफॉर्म कर देना, ठीक ना, इसका ये काम है। अब देखिए कैसा है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं, ये आपने लेट अस सपोज ये एक इनपुट है, ये आपकी कॉइलिंग है, ये आप कॉइल करते हो, इसको बेटा बोलते हो प्राइमरी, ठीक। एक और इसमें होता है, ये देखिए ये इस तरीके की कॉइलिंग करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी। ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये तो सेकेंडरी। अब यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जैसे ही करंट प्रोड्यूस किया, तो करंट प्रोड्यूस किया तो इसके अंदर जो कॉइल्स है यहाँ पर टर्न्स होंगे ज़्यादा होंगे, यहाँ पर टर्न्स कम होंगे। तो यहाँ पर तुरंत आपने देखा कि करंट आया, तो करंट को तुरंत यहाँ पर एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, तो इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर कहीं पर करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर करंट आ रहा है, तो उस करंट की वजह से चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जनरेट होगी वो उसका फ्लक्स चेंज करेगी, और उसका फ्लक्स चेंज करेगी तो उसका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहाँ पर करंट आपका कम होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। वो हम लोग नंबर ऑफ कॉइल्स को चेंज करके देखते हैं। बेसिकली अगर इसका बात करें प्रिंसिपल क्या है, तो आपको फिर से दिख रहा होगा, प्रिंसिपल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसका जो प्रिंसिपल होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, फार्मूला हम लोग समझते हैं, जिसको ट्रांसफार्मर रेशियो भी बोलते हैं। वो क्या होता है आपका, सबसे पहले VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये होता है ट्रांसफार्मर रेशियो। यहाँ VS क्या है, वोल्टेज इन प्राइमरी, अरे सेकेंडरी, सॉरी S है तो सेकेंडरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी। और अगर हम VP की बात करते हैं तो वोल्टेज इन प्राइमरी। ऐसे ही करंट भी है, IP और IC का। NS क्या है, यहाँ पर NS जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन किसमें, सेकेंडरी में, इन सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और NP की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसके बाद दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी हमें समझना होता है। एक आपको होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक होता है स्टेप डाउन। तो बहुत ही सिंपल, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, अप का मतलब क्या कि हम लोग बढ़ा दें, मतलब कोई चीज़ कोई आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा दें मतलब कि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ टर्न होते हैं, इसको NS बोलते हैं, यहाँ NP होते हैं। तो अगर आपके जो बाद वाले हैं NS हैं, उसके टर्न ज़्यादा हैं NP से, अगर NS इज ग्रेटर देन NP तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगर बाद वाला डाउन मतलब क्या, उसमें नीचे हो, यानी कि NS वाले कम हो किससे, NP से, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद आपका आता है इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो इफिशियंसी बेटा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है, हम ने देखा कि आउटपुट यानी कि वहाँ पे सेकेंडरी, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे VS इंटू IS VP अपॉन IP, ठीक। तो इसकी जो स्टैंडर्ड होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो होता है 85%। इफिशियंसी जो निकल के आती है वो कुछ 85% निकल के, ठीक है। इसमें कुछ तरीके के लॉसेस भी होते हैं इस ट्रांसफार्मर में। जो लॉस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पहला लॉस तो बेटा हीटिंग की वजह से होता है, कि उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो करंट में गर्मी होती है, उसके रेजिस्टेंस आता है और हीटिंग करने लगता है, ठीक है। एक तो हीटिंग लॉस होता है, दूसरा आपका एडी करंट का लॉस होता है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, अगर कोई भी बहुत बल्की बॉडी है, अगर कोई बहुत बड़ी बल्की बॉडी, उसको अगर एक यहाँ पोल्स लगे, बहुत बड़ी बल्की बॉडी उसको नीचे ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो बॉडी आ रही 10 मीटर से, तो जब वो दोनों पोल्स के बीच में से निकलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से निकलेगी, तो 10 की स्पीड से जो आ रही है वो 8 हो जाएगी। जो ये स्पीड में चेंज आया वो इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर भी एक करंट डेवलप हो गया, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो करंट डेवलप हुआ इन दी मैग्नेटिक फील्ड किसी बहुत बड़े कंडक्टर में, यही जो करंट जो डेवलप हुआ इसी बोलते हैं एडी करंट। तो एडी करंट बहुत बल्क को बड़े ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी करंट जो डेवलप होता है उसके अंदर भी एक इंटरनल करंट है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। तीसरा जो होता है वो होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। तीसरा जो होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन एनर्जी का लॉस हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये तीन बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लॉस हो जाता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब इन सारे लॉसेस को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आपका ओवरकम करने के लिए आपका एक जो प्रिकॉशन है ओवरकम करने वाला, वो आपका क्या है, आप इंसुलेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंसुलेट कर दीजिए वायर्स को, इंसुलेट वायर फ्रॉम सॉफ्ट आयरन कोर, फ्रॉम सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक।
वायर को अगर जो हीटिंग हो रही है अगर उसको इंसुलेट कर देंगे तो हीटिंग जो होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, उसी में ट्रैप रहेगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है इसको इंसुलेट करने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस जो चैप्टर है एसी करंट का, ये पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सबसे पहली बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन आपका वो आता है एसी करंट और वोल्टेज के जो शुरुआत के फॉर्मूले हैं, वोल्टेज के वो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने। दूसरा आपका होता है LCR सर्किट इन सीरीज, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये पेपर में बहुत आता है। और तीसरा होता है ट्रांसफार्मर। ये तीनों ही पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इन्हीं 3 में से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। अगर किसी तरीके का आपको डाउट हो, क्योंकि मैंने यहाँ क्विक रिवीजन लिया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।